गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 6 पॉपुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन। ये आपका फाइनल एग्जाम में आएगा। पॉपुलेशन इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इन विच वी विल लर्निंग अबाउट सेंसस, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, एज, स्ट्रक्चर, सेक्स रेशो, लिटरेसी रेट, occupational structure, health, etc. Let's start. What is census? A census is an official enumeration of population done periodically. Mean census क्या होता है? पहले तो सेंसस को अगर हिंदी में बोले तो क्या कहते हैं? सेंसस को जनगणना कहते हैं। अब जनगणना क्या होता है? एक फिक्स टाइम में, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की जो आधिकारिक गणना की जाती है, जो ऑफिशियल तौर पे उसको काउंट किया जाता है, उसे हम जनगणना बोलते हैं। ठीक है, एक पीरियड में हम काउंट करते हैं ना, घर घर आके आप लोगों की डिटेल्स मांगी जाती है, पूछा जाता है आपकी फैमिली में कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने रोजगार हैं और कितने बेरोजगार हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सेंसस इन इंडिया। इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर 1872। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में हुई थी। बट द फर्स्ट कंप्लीट सेंसर हाउ एवर वॉज टेकन इन द ईयर 1881। लेकिन 1881 में पहली बार संपूर्ण रूप से जनगणना की जा सकी थी। सिंस देन सेंसस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एवरी 10th ईयर। तब से ही प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना की जाने लगी। नेक्स्ट वन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत की कुल जनसंख्या। तो भारत की कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें, इंडियाज़ पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2011 स्टूड एट 121 करोड़, presently more than 130 करोड़। इंडियाज़ पॉपुलेशन अकाउंट्स फॉर 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो अगर हम इसकी बात करें 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़, जो विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% थी। ठीक है, और अब कितनी है? अब हमारी है 130 करोड़, मोर देन, बल्कि इससे। ठीक है, नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट 1,210.2 million. It means 121 crore is almost equal to combined population of USA, Indonesia, Brazil, Pakistan, Bangladesh and जापान। मतलब कि अगर जो हमारी ये पॉपुलेशन थी ना 2011 में 121 करोड़, ये इक्वल थी कंबाइंड पॉपुलेशन। किसकी कंबाइंड पॉपुलेशन? यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान। अगर हम इसको टोटल ऐड करें ना, उसके इक्वल आ रही थी किसकी पॉपुलेशन? इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़। नेक्स्ट, मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। ठीक है, भारत में जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है उसकी अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलस सेंसस स्टेट इन कंट्री। तो उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलस था, वेयर द टोटल पॉपुलेशन इज़, कितनी पॉपुलेशन थी वहाँ की टोटल? 19 करोड़ 92,81,477। उत्तर प्रदेश इज़ होम टू 16% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मतलब पूरी कंट्री में जितनी पॉपुलेशन थी उसका 16% तो कहाँ पे था? उत्तर प्रदेश में। लिस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। लिस्ट पॉपुलस क्या था? Now we talk about least populous state in India. If we talk about least populous, Sikkim is the least populous state in the country according to the 2011 census. तो सिक्किम क्या था? सिक्किम सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला
राज्य था। वेयर टोटल पॉपुलेशन इज, जिसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, जहाँ की टोटल पॉपुलेशन 607688, ठीक है, 6,07,688, ठीक है, 6,07,688. Next we talk about Next one we talk about state with half of population of India. Almost half of India's population live in just 5 state. मतलब कि पूरे इंडिया में सिर्फ 5 ही स्टेट लगभग ऐसे हैं जिसमें कम से कम इसमें हाफ, आधी जनसंख्या तो इसी में ही है। कौन कौन से हैं वो स्टेट? अगर उन स्टेट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। मतलब कि एक क्षेत्रफल को डिसाइड कर लिया जाता है कि इतने एरिया में इतने लोग रह रहे हैं, ठीक है, उस एरिया के लोगों को उससे डिवाइड करके हम निकाल लेते हैं डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। इफ़ यू टॉक अबाउट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? The population density of India in the year 2011 was 302 person per square kilometer. मतलब कि 2011 में भारत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रह सकते थे। डेंसिटी इज़ वेरी फ्रॉम 1102 पर्सन पर स्क्वायर मीटर इन बिहार। जबकि बिहार में कितनी थी? बिहार में 1102 पर्सन 1 किलोमीटर में रहते थे, टू ओनली 17 पर्सन पर स्क्वायर मीटर इन अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ 1 किलोमीटर में कम से कम सिर्फ 17 ही पर्सन रहते थे। नेक्स्ट, स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट वो था पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो हमने जैसे ऊपर पढ़ा तो इसमें कौन सा निकला हमारा? इसमें हमारा बिहार निकला है, बिहार, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन। अब लोएस्ट पॉपुलेशन वाले स्टेट की अगर हम बात करें तो कौन से हैं? तो हमने जैसे ऊपर ये पढ़े थे तो इसमें अरुणाचल प्रदेश सबसे लोएस्ट है। पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट द टॉपिक इज पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ किसको बताते हैं ये? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ of population refers to the change in the number of inhabitants of a country territories during a specific period of time, say during last 10 year। तो अगर हम इसकी बात करें ग्रोथ पॉपुलेशन की, तो जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ है? किसी विशेष समय अंतराल, मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर, जैसे कि 10 साल में हम करते हैं, किसी देश के निवासी में या किसी देश के या वो क्या बोलते हैं, किसी देश या फिर केंद्र शासित प्रदेश के निवासी में जितना चेंज आता है उसे ग्रोथ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि 2011 में 121 करोड़ जनसंख्या थी और हमने 10 साल बाद देखा 2020 में तो ये 129 हो गया। तो इसमें कितना डिफरेंस आया? 8 ईयर्स का। इसका मतलब इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो गई? 8 करोड़, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। सच अ चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 वेज। इसको 2 तरीके से बता सकते हैं। एब्सोल्यूट नंबर, बिल्कुल एग्जैक्ट कितने नंबर हैं वो, और या फिर दूसरा परसेंटेज चेंज पर ईयर कि 1 साल में कितना चेंज हुआ। मान लो 1 साल में कितना चेंज हुआ? 8 हुआ। किस पे हुआ? 121 पे मल्टीप्लाई 100। तो ऐसे हम परसेंटेज ऑफ ईयर निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एब्सोल्यूट इंक्रीज। द
Absolute number added each year to or decade is the magnitude of the increase. It is obtained by simply subtracting the earlier population that of 2001 from the later population, example that of 2011. It refers to as a absolute increase. जैसे कि मैंने भी अभी आपको ये बताया था कि एब्सोल्यूट इंक्रीज़ क्या होता है कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी, 2011 में कितनी थी, उन दोनों का डिफरेंस क्या पता, इससे क्या पता चलता है एब्सोल्यूट इंक्रीज़ की एब्सोल्यूटली कितना इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ एनुअल ग्रोथ रेट। एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें, इट इज़ स्टडीड इन परसेंट पर एनम, एग्जाम्पल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम मीन्स दैट इन गिवन ईयर देयर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 2% ऑफ एवरी 100% इन द बेस ऑफ पॉपुलेशन। दिस इज रिफर टू एज द एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, अगर वार्षिक की बात करें तो प्रति वर्ष मान लो हमने माना कि 2% प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्ति में 2 व्यक्ति की वृद्धि हो रही है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हर साल जो हमारे 100 व्यक्ति स्टार्टिंग में थे उसमें हर साल 2% बढ़ रहा है, ऐसा हम 100 से कंपेयर करके चलेंगे। इसे वार्षिक दर कहा जाता है, मतलब एनुअली पता चलता है कि कितना एनुअली। ठीक है, कि मान लो मैंने कहा कि 121 था, ठीक है, 2011 में, फिर उसके बाद 2012 में मेरा हो गया 123, तो मेरा 2 बढ़ा किस पे, 121 पे, मल्टीप्लाई 100। नॉर्मल यही रूल है परसेंटेज का। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो इसके 3 मेन प्रोसेस है, बर्थ रेट, डेथ रेट और लास्ट वन वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले बर्थ रेट को एक्सप्लेन करते हैं। द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ 1000 पर्सन इन अ ईयर, मतलब कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म हुआ है उन्हें जन्म दर कहते हैं। और भारत में जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से ज़्यादा ही रहती है, बर्थ रेट डेथ रेट से हमेशा ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डेथ रेट। डेथ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ द डेथ, जैसे कि इसमें पता ही चल रहा है डेथ रेट, तो नंबर ऑफ द डेथ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाली जनसंख्या को मृत्यु दर कहते हैं, मरने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या। एंड लास्ट वन इज माइग्रेशन, प्रवास, मूवमेंट ऑफ अ पीपल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरीज, इट इज़ 2 वेज। तो ये भी 2 तरीके से होता है, मतलब कि पहले तो प्रवास क्या होता है, लोग जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र चले जाते हैं उन्हें प्रवास कहते हैं। ये आंतरिक भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय भी, मतलब कि लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एक स्टेट से इंटरनेशनल कंट्री में जा सकते हैं। माइग्रेशन कैन बी इंटरनल, इंटरनल क्या, कंट्री में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना विद इन कंट्री। माइग्रेशन कैन बी इंटरनेशनल, बिटवीन द कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना। ठीक है, इटर्नल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन बट द इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन। जो इटर्नल माइग्रेशन होता है वो हमारा पॉपुलेशन, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को तो इफेक्ट नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा प्रभावित करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की। मतलब मान लो उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या थी वो 19 करोड़ थी और 1 करोड़ लोग दिल्ली में चले गए, तो वहाँ की जनसंख्या पे इफेक्ट पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की अब जनसंख्या 18 करोड़ हो गई है। ठीक है, तो पूरे इंडिया में तो नहीं पड़ेगा क्योंकि है तो वो कंट्री में ही, बट ये है कि स्टेट पे फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट है माइग्रेशन प्लेस एंड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग द कॉम्पोजिशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो माइग्रेशन एक बहुत अच्छा रोल निभाती है। नेक्स्ट वन है एज कॉम्पोजिशन, आयु संरचना, आयु के बेस पे भी इफेक्ट पड़ता है। एज कॉम्पोजिशन इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन इज जनरली ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो अगर हम आयु संरचना की बात करें तो आयु संरचना भी हमें अलग अलग ग्रुप में अलग अलग करैक्टर के बेस पे किसको प्रभावित करती है, हमारी पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करती है। अब ये 3 तरीके से होती है। कौन कौन 3 तरीके, एक तो बच्चे होंगे, एक एडल्ट होंगे मतलब बड़े होंगे और एक बूढ़े होंगे। ठीक है, अगर चिल्ड्रंस की बात करें तो जो 15 साल से नीचे हैं वो चिल्ड्रंस की कैटेगरी में आते हैं। दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव एंड नीड टू बी प्रोवाइड फूड, क्लॉथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। इन्हें क्या क्या ज़रूरत होती है, एजुकेशन, मेडिकल केयर और कपड़ों की।
नेक्स्ट बात करें वर्किंग एज 15 से लेके 59 में आ जाती है। ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो जाते हैं और ये बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव भी हो जाते हैं। मतलब कि यह देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी बन जाते हैं। ये देश में संसाधनों का अधिक दोहन करने लग जाते हैं। ठीक है, दे कंप्राइजिंग ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, इन्हें वर्किंग पॉपुलेशन में भी कंप्राइज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज वृद्ध एज्ड 59 ईयर्स से एवब जो होता है वो वृद्ध कहलाते हैं। दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव दो दे मे हैव रिटायर्ड एंड दे मे बी वर्किंग वॉलंटरली, तो ये रिटायर भी हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें कार्यशील तथा अवकाश प्रदान दोनों मिल जाता है और ये अपनी इच्छा से वॉलंटरी काम कर भी सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्स रेशो। अब सेक्स रेशो क्या होता है, तो सेक्स रेशो की अगर हम बात करें, सेक्स रेशो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स 1000 मेल इन द पॉपुलेशन, मतलब कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इसे सेक्स रेशो कहते हैं। मान लो हमने कहा कि दिल्ली में 900 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, तो ये इसका क्या हो गया, सेक्स रेशो हो गया। ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स इन अ सोसाइटी। इससे ये भी पता चल जाता है कि मेल्स और फीमेल्स में कितनी इक्वालिटी है, कितने लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्स रेशो इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितना सेक्स रेशो है, तो इंडिया में द सेक्स रेशो इन इंडिया इज़ 940, मतलब 940 वुमेन है। किस पर है, मैन पर। तो द सेक्स रेशो इन इंडिया इज़ 940 वीमेन इन ऑफ 1000 मैन। द स्टेट हैविंग हाईएस्ट सेक्स रेशो केरला, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, केरला में। केरला में वुमेन ज़्यादा है और मैन कम है। द स्टेट हैविंग लोएस्ट सेक्स रेशो, सबसे कम है हरियाणा में। ठीक है, अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें, लिटरेसी रेट साक्षर, तो a person 7 years and above who can read and write with understanding in any language is treated as literate। जो व्यक्ति 7 साल या उससे अधिक का है, भाषा को समझकर लिख सकता है, पढ़ सकता है, उसे हम लिटरेट कहते हैं, मतलब कि साक्षर कहते हैं। लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो 2011 में कितना था, 73% था इंडिया में, 73% था। और फिर उसके बाद ये 80.9% बना। फिर अगर मेल्स की बात करें, 80.9% ये मेल्स का था एंड 64.6% ये फीमेल्स का था। द स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग पढ़े हुए हैं वो केरला, और सबसे कम है क्या, बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब व्यवसायिक संरचना। तो व्यवसायिक संरचना, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन इज रिफर्ड टू एज अ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। जो अलग अलग व्यवसाय में लगे रहते हैं उसे हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को 3 तरह बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। प्राइमरी में आते हैं जितने भी हमारे ना एग्रीकल्चर वर्क होते हैं, पशुपालना, कृषि करना, खेती वेती, ये सब आते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, ये सब। सेकेंडरी में क्या आ जाता है, कच्चे माल को पक्के में परिवर्तित करना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या आता है हमारा, थर्ड की बात करें, इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, अदर सर्विस। जो बाकी सर्विसेज है वो थर्ड में आती है। नेक्स्ट वन इज हेल्थ। हेल्थ क्या है, हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिस विच अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेन्स पार्ट्स इफेक्ट्स ऑफ efforts of government programs have registered significant improvement in the health condition of the India population। तो स्वास्थ्य जनसंख्या क्या है, एक महत्वपूर्ण घटक है। ये विकास की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, और गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सारे सुधार चला रही है, जैसे कि मृत्यु दर में कमी आई है। डेथ रेट हैव डिक्लाइन, डेथ रेट क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ है। 25 पर 1000 पॉपुलेशन इन 1951 में था, अब 7.2 रह गया है पर 1000 इन 2011 में। अब धीरे धीरे ये बर्थ रेट इंक्रीज हुआ है और डेथ रेट कम हुआ है। नेक्स्ट वन इज एडोलसेंट पॉपुलेशन। ठीक है, किशोर जनसंख्या।
The most significant features of the Indian population is the size of its adolescent population. It constitutes 1/5 of the total population of India, generally grouped in the age of the 10 to 19 years. ठीक है, तो भारत की जनसंख्या की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था 10 से 19 के बीच में होती है और ये हमारे भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, अगर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट द कंप्रेहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952 टू इम्प्रूव इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर। तो उन्होंने एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया। NPP 2011-2000 provides a policy framework for imparting free and compulsory school educated up to 14 years of age, reducing infant mortality rate of 30,000 life per birth, achieving universal immunization of children against all vaccine। तो उन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया? इन्होंने 1952 में अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, NPP 2000 में स्टार्ट करी, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, बुक्स दी जाएगी, दी भी जाती है। 8वीं क्लास तक आपको मिड डे मील, बुक्स दी जाती है, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, कोई फीस नहीं ली जाती। And last is NPP and adolescent. NPP 2000 also put emphasis on the other important need to adolescent, including protection from unwanted pregnancy and sexual transmitted disease. It aims towards encouraging। और इन्होंने और क्या चीज़ें स्टार्ट की है? इन्होंने किशोरों की पहचान, जनसंख्या, उन पर ध्यान दिया है, उन पे उनकी प्रोटेक्शन पे ध्यान दिया है, उन्हें अनवांटेड प्रेगनेंसी पे ध्यान दिया है। ठीक है, डिले मैरिज, उन्होंने मैरिज को डिले करवाया है, चाइल्ड को बेयरिंग के लिए भी सपोर्ट किया है। एजुकेशन ऑफ एडल्सन अबाउट द रिस्क एंड अनप्रोडक्टिव सेक्स, इसके बारे में बताया। मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल किया है इसको। प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, स्ट्रेंथनिंग लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। तो इन्होंने सारा स्टार्ट किया कि 18 साल से कोई कम उम्र का बच्चे को शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट की है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। कुछ क्वेरी है तो पूछ लेना। ठीक है, तो अब ये क्लास को एंड करते हैं। बाय बच्चों।